Hello everyone, my name is Swati Raghuvanshi. I have started this lecture series on Indian Evidence Act 1872. So this is the second lecture of the same lecture series. Last lecture में हमने बेसिक्स पढ़े थे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं, टोटल 167। इसके अलावा कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स। ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। कहाँ कहाँ होता है, क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स में। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या होता है और सिविल प्रोसीडिंग क्या होता है, ये अभी हम शॉर्ट में जान लेते हैं। सो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में सबसे पहले क्या होता है, एक कंप्लेन फाइल होता है। क्या फाइल होता है, कंप्लेन। कंप्लेन के बेसिस पे फिर होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट गिवन। डॉक्यूमेंट गिवन के बाद क्या होगा, चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम अगर इस स्टेज पे आके डिस्चार्ज हो गया तो आपके खिलाफ कोई ऑफेंस ही नहीं बनता, और अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, ट्रायल। और दिस इज द स्टेज, ये जो स्टेज है ट्रायल स्टेज जिसको कहते हैं, यहीं पर इंडियन एविडेंस एक्ट का इस्तेमाल होगा। कहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट का इस्तेमाल कहाँ होगा, ट्रायल स्टेज में। कहाँ, किस में, क्रिमिनल केस में। ठीक है। इसके अलावा एक बार और बता देती हूँ शॉर्ट में कि सबसे पहले क्या होगा, कंप्लेन फाइल होगा। उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट गिवन। डॉक्यूमेंट गिवन के बाद चार्ज फ्रेम होगा। अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो क्या शुरू हो जाएगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा। और ट्रायल के स्टेज पर ही क्या होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट को लगाया जाता है। ये तो था क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में। अब आते हैं सिविल प्रोसीडिंग्स पे। सिविल प्रोसीडिंग में काइंड ऑफ सेम रहता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। थोड़ा सा अलग क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या होता है, प्लेंट। प्लेंट फाइल होगा। सबसे पहले क्या होगा, प्लेंट फाइल होगा। उसके बाद समन इशू करेंगे। उसके बाद क्या होगा, समन इशू होगा। सबसे पहले प्लेंट फाइल, उसके बाद समन इशू, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होगा, अपीयर। अपीयर बिफोर द कोर्ट। उसके बाद कोर्ट एग्जामिन करेगा, भाई क्या बात है, कैसी क्या। उसके एग्जामिन करने के बाद कोर्ट क्या करेगा, इशू फ्रेम करेगा। क्या करेगा, इशू फ्रेम करेगा। जैसे ही इशू फ्रेम होंगे उसके बाद ही क्या क्या शुरू हो जाएगा, उसके बाद जाके ट्रायल टाइप शुरू होगा। और इस स्टेज पे जाके ही सिविल प्रोसीडिंग में इंडियन एविडेंस एक्ट का इस्तेमाल होता है। दिस इज इसके बाद ये तो था क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग के बारे में शॉर्ट में। तो अब जो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ये देखिए। सिविल और क्रिमिनल, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसको क्या होता है, इसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। बट इन क्रिमिनल केस यू हैव टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं किया तो देर आर चांसेस कि केस आपके अगेंस्ट में जाए। यहाँ पे जो सिविल प्रोसीडिंग है इसमें क्या होता है, रूल ऑफ रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पे रूल ऑफ रिलैक्सेशन आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। न इसके बाद जो सिविल प्रोसीडिंग है उसमें पार्टीज ऑफ ड्यूटी ऑफ पार्टीज टू प्लेस देयर केसेस। जो सिविल प्रोसीडिंग है उसमें क्या होता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टीज टू प्लेस देयर केस। जबकि जो क्रिमिनल केस है इसमें क्या होता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू सी दैट जस्टिस इज डन। यहाँ पे जस्टिस
हुआ कि नहीं हुआ, ये किसकी ड्यूटी है? कोर्ट की। जस्टिस डन हुआ कि नहीं हुआ, ये ड्यूटी पूरी तरीके से कोर्ट की है। और दूसरी बात ये है कि क्रिमिनल केसेस में फोकस कहाँ पे होता है? फोकस होता है रिलैक्सेशन पे, मतलब आपको रिलीफ मिल जाए, जैसे आपका जो नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन मिल जाए, या फिर आपको जो भी चाहिए। तो मोस्टली यहाँ पे चीज़ें किससे रिलेटेड होंगी? सिविल में मोस्टली यहाँ पे चीज़ें रिलेटेड होती हैं कॉम्पनसेशन से, कॉम्पनसेशन पे डिपेंड करती हैं। और क्रिमिनल केस में चीज़ें डिपेंड करेंगी जस्टिस पे। यहाँ पे क्या होता है? जस्टिस शुड बी डन। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स में। नाउ आज का जो मेरा क्वेश्चन है, आज का जो मेन फोकस इस लेक्चर का है वो क्या है? क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट इज। इंडियन एविडेंस एक्ट कौन से टाइप का लॉ है? सबसे पहले कौन से टाइप का लॉ है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जानने से पहले वी शुड नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर। तो सबसे पहले कौन सा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, एडजेक्टिव लॉ। ये 3 टाइप होते हैं लॉ के। कौन कौन से? सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ एंड एडजेक्टिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉज आर दोज लॉज वेयर राइट्स एंड ड्यूटीज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। कौन से लॉ हैं राइट और ड्यूटीज जहाँ पे प्रिस्क्राइब होती हैं? वो होते हैं सब्सटेंटिव लॉज। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लॉज जहाँ पे डूज एंड डोंट आर प्रिस्क्राइब्ड, उनको भी क्या बोलेंगे? सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आईपीसी, आईपीसी इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। कैसे? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए हैज द राइट, ए एक पर्सन है, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही हैज द राइट to own a property, and the next citizen, that is B, he has the duty to not to steal the property. Okay, so क्या है एग्जाम्पल कि जो A है ये एक सिटीजन है इंडिया का, इसके पास राइट है कि ये इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। और B ये दूसरा सिटीजन है, इसकी क्या राइट है? he should not steal that property. this is just a example. okay, so इसकी ड्यूटी है कि ये इसको चोरी ना करे इसकी, ठीक है। तो अगर ये इसकी चोरी कर लेता है, बी अगर एक ही प्रॉपर्टी को चोरी कर लेता है, तो एक्शन में आएगा सब्सटेंटिव लॉ, दैट इज आईपीसी। आईपीसी क्या बोलेगा? अच्छा भाई तुमने चोरी की, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, दिस इज योर ड्यूटी नॉट टू स्टील द प्रॉपर्टी ऑफ ए, अभी आपको पनिशमेंट देंगे हम। सो ये है सब्सटेंटिव लॉ। यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज प्रिस्क्राइब होती हैं, डूज एंड डोंट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। अगर आप उनसे अगेंस्ट में कुछ करते हैं तो यू विल बी पनिश्ड। दूसरा क्या है? दूसरे तरीके के लॉ होते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ में क्या होता है? नाम से समझ आ रहा है। प्रोसीजरल लॉ में क्या होता है? प्रोसेस गिवन होता है। किस चीज का प्रोसेस? राइट वायलेशन से लेके रिलीफ क्लेम तक का। क्या होता है? कौन सा प्रोसेस? अगर किसी का राइट वायलेशन हुआ तो वो क्या क्या कर सकता है ताकि उसको रिलीफ मिले, ये सब किस में होता है? प्रोसीजरल लॉ में। किस में होता है? प्रोसीजरल लॉ में। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या दूं? ओके, सो इफ अ पर्सन कमिट्स थेफ्ट, क्या किया? एक पर्सन ने थेफ्ट किया ऑफ अ प्रॉपर्टी, यू कैन लॉज एफआईआर अगेंस्ट दैट पर्सन। इफ ही फाइंड गिल्टी देन ही विल बी पनिश्ड। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ क्या हुआ कि एक पर्सन है जिसने क्या किया? थेफ्ट किया। ये क्या हो गया? जैसे पुराने एग्जाम्पल ले लेते हैं, सब्सटेंटिव लॉ वाला क्या था? ए के पास राइट था कि वो घर खरीद सकता है, बी का क्या ड्यूटी है कि वो इस घर की चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर उसने चोरी करी तो क्या होगा? राइट वायलेशन। राइट वायलेशन होगा तो उसको रिलीफ चाहिए, तो रिलीफ चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो जाएगा आईपीसी में। तो इसी तरीके से अगर प्रोसीजरल लॉ अब उसको बताएगा कि आप कैसे आईपीसी में जा सकते हो, आप क्या कंप्लेन फाइल कर सकते हो, कैसे फाइल करोगे ताकि आपको रिलीफ मिल जाए। सो आई होप समझ आया होगा। सो बेसिकली प्रोसीजरल लॉ क्या है?
Procedural law provides the way through which a person can achieve his right and affix the liability on other. Here affix the liability means कि अगर आप बी ने चोरी करी तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट भी मिल सकता है, उसको कॉम्पनसेशन देना भी पड़ सकता है. तो दिस मीन्स अफिक्स द लाइबिलिटी. मतलब क्या होगा, एक पर्सन का राइट वायलेट होगा तो प्रोसीजरल लॉ विल प्रोवाइड द वे थ्रू विच अ पर्सन कैन अचीव हिज राइट and affix the liability on the other person. So this is what procedural law is. Now the third one is adjective law. Adjective law. ये जो law है it is outdated nowadays. क्या हो गया, outdated. और जो ये adjective law हुआ करते थे उनको आजकल क्या बोलने लगे हैं, procedural law. procedural law की कैटेगरी में आने लगे हैं adjective law. ठीक है. अब प्रोसीजरल लॉ जो है किसकी कैटेगरी में आने लगे हैं, एडजेक्टिव लॉ किसकी कैटेगरी में आने लगे हैं, प्रोसीजरल लॉ की. तो प्रोसीजर, अब पहले तो ये जान लेते हैं एडजेक्टिव लॉज होते क्या है. एडजेक्टिव लॉज आर दोज लॉज विच कम्स इनटू यूज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग स्टेट. मतलब क्या है, जब प्रोसीडिंग चलता था तो उसके बीच में, प्रोसीडिंग के बीच में, जैसे कि मैंने बताया दो टाइप की प्रोसीडिंग्स होती हैं, सिविल और क्रिमिनल. तो उन प्रोसीडिंग्स के बीच में जो हेल्प करता था उसको बोलते थे एडजेक्टिव लॉ. तो उस हिसाब से इंडियन एविडेंस एक्ट क्या था, पहले वो एडजेक्टिव लॉ था. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ट्रायल स्टेज पे जाके इंडियन एविडेंस एक्ट यूज़ होता है, मतलब प्रोसीडिंग के बीच में इंडियन एविडेंस का यूज़ होता है. और एडजेक्टिव लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है, एडजेक्टिव लॉज आर दोज लॉज विच कम्स इनटू यूज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग स्टेट. तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन एविडेंस एक्ट किस में आता था, एडजेक्टिव लॉ में. अब एडजेक्टिव लॉ में आता था पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव लॉ क्या हुआ, थोड़ा आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया. तो इसीलिए इस कंसेप्ट को किस में मर्ज कर दिया, प्रोसीजरल लॉ में. प्रोसीजरल लॉ में. तो जिन लॉज को पहले एडजेक्टिव लॉज की कैटेगरी में रखा जाता था वो अब किस में आने लगे, प्रोसीजरल लॉ. इट मीन्स व्हाट, जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट विच टाइप ऑफ लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट इज. इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी टाइप का लॉ है. तो पहले के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट किस में आता था, प्रोसीजरल लॉ में. सॉरी, पहले आता था एडजेक्टिव लॉ में. किस में आता था, एडजेक्टिव लॉ में. पर एडजेक्टिव लॉ इज आउटडेटेड. क्या है, आउटडेटेड हो गया. और जो एडजेक्टिव लॉज थे उनको क्या बोलने लगे हैं आजकल, प्रोसीजरल लॉ. तो इट मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ. आई होप अभी सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिव लॉ क्लियर होंगे. और ये भी क्लियर होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस लॉ में आएगा, किस में आएगा. सब एडजेक्टिव लॉ में पहले आता था पर अब किस में आएगा, प्रोसीजरल लॉ. तो एग्जाम में कई दफ़ा अगर आपको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि विच टाइप ऑफ लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट इज, तो आपको बताना है कि बेसिकली इंडियन एक्ट इज प्रोसीजरल लॉ. अगर ऑप्शन में फिर भी उन्होंने एडजेक्टिव लॉ डाल रखा है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट इज, और उन्होंने ऑप्शन में चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें प्रोसीजरल लॉ भी है, एडजेक्टिव लॉ भी है, तो वो आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहेंगे कि आपको ये पता है कि नहीं कि इंडियन एविडेंस एक्ट को पहले एडजेक्टिव लॉ में डाला जाता था. दैट इज़ द रीज़न उनने वो एडजेक्टिव लॉ ऑप्शंस में डाला है. तो इस सिचुएशन में आपको एडजेक्टिव लॉ पर ही टिक लगाना है, अदरवाइज इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दैट वीडियो. आपके कंसेप्ट इस वीडियो में जो भी मैंने कंसेप्ट बताए हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब this channel. Thank you so much.